क्या क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब ये क्रम विनिमय नियम क्या होता है, इस पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। क्रम विनिमय नियम, तो क्रम विनिमय नियम कुछ नहीं है, बड़ा भारी चीज नहीं है। क्रम विनिमय नियम ऐसा होता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई है। 2 धन 3 बराबर 3 धन 2 हमने कई बार लिखे, कोई समस्या है क्या, बोलिए, है कि इसमें कोई समस्या। हाँ, इसको बोलते हैं सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम। क्या बोलते हैं इसको, सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम। मतलब किन्हीं दो सदिशों को जोड़ने पर, किन्हीं दो सदिशों को जोड़ने पर उनका क्रम पलट देने पर परिणामी सदिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या परिणामी सदिश वही रहता है। यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़कर जो सदिश प्राप्त होगा वही वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए को जोड़ने पर भी प्राप्त होगा। मतलब उनका हम क्रम बदल देंगे, ए प्लस बी के स्थान पर बी प्लस ए कर देंगे, पहले बी को लिख देंगे फिर बाद में ए को लिखेंगे, तो भी परिणामी सदिश जो आएगा है ना, उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। परिणामी सदिश क्या रहता है, समान ही रहता है। इसे सदिशों के योग का क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अगर नियम पूछा किसी ने तो क्या बोलोगे, किन्हीं दो सदिशों को जोड़ने पर उनका क्रम पलट देने पर, उनका क्रम पलट देने पर परिणामी सदिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या परिणामी सदिश समान रहता है। इसे सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई सबके, यस और नो, बोलो। यानी हम क्रम पर, जैसे ए प्लस बी लिखा है, हमने क्रम पलट दिया, पहले बी लिख दिया फिर ए लिख दिया, तो क्या कुछ अंतर आएगा क्या, बोलो, अंतर आएगा। जैसे 2 + 3 = 5 होता है और 3 + 2 = कितना होता है, 5 ही होता है, कोई अंतर आया क्या, बताइए। नहीं ना, बस वैसे ही है कि किन्हीं दो सदिशों को, नियम क्या बोलेंगे, किन्हीं दो सदिशों को जोड़ने पर, किन्हीं दो सदिशों को जोड़ने पर उनका क्रम पलट देने पर, उनका क्रम पलट देने पर, ए के स्थान पर बी, बी के स्थान पर ए, उनका क्रम पलट देने पर परिणामी सदिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। बनेगा, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है। प्रूफ भी इतना आसान है, आप अभी बोलोगे सर क्यों पढ़ा दिए, है ना। देखते सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आपने एक समांतर चतुर्भुज ले लिया OPQS और उसमें इस OP को वेक्टर ए से लिखा। यदि मैं इस OP को वेक्टर ए से लिखता हूं तो इसी भुजा के समांतर कौन है, SQ है कि नहीं, समांतर बताइए, है क्या नहीं। तो इस, अगर ये वेक्टर ए है तो इसकी भी दिशा वही है, तो ये भी वेक्टर ए ही कहलाएगा, समझ गए। वैसे ही अगर ये वेक्टर बी है, OS को आपने वेक्टर बी से लिखा तो इस PQ को भी क्या करेंगे आप, वेक्टर बी से ही लिख देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे समांतर है, ठीक, और दिशा समान हो गई। इस तरह से आपने समांतर चतुर्भुज OPQS ले लिया और इस विकर्ण को इससे मिला दीजिए आप, ये, और इस विकर्ण को आप मिला देंगे। तो जैसा हमने अभी यहाँ पर चित्र बनाया था बिल्कुल उसी प्रकार से ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, है या नहीं, ठीक। अब देखिए कि हम करने क्या वाले हैं। तो हम यहाँ पर जो डायग्राम हमने लिखा था उसमें लिख देते हैं कि माना कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, कौन सा समांतर चतुर्भुज बताइए, OPQS, OPQS में क्या, समांतर चतुर्भुज OPQS में क्या, वेक्टर OA, सॉरी वेक्टर OP, वेक्टर OP इज इक्वल टू किसका, किसके बराबर है, OP SQ के, किसके, वेक्टर SQ इज इक्वल टू वेक्टर A है, OP और SQ किसके बराबर है बताइए, वेक्टर A के, तथा अब बताइए OS, वेक्टर OS
वेक्टर लगाना जरूर है। अगर आपने वेक्टर नहीं लगाया सब गड़बड़ हो जाएगा। आप OS लिखो, OP लिखो, जो भी लिख रहे हो उसको उसके ऊपर आपको वेक्टर लगाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस दिशा में उस दिशा से लगाना है। जैसे OS है तो OS ही लिखोगे आप, SO लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, OS, O से S है OS, और ये OS किसके बराबर है बताइए, किसके बराबर है, PQ की। तो OS इज इक्वल टू वेक्टर PQ, और इसको हमने किससे नाम दिया, क्या नाम दिया बताइए, वेक्टर B नाम दिए, है ना। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। माना कि समांतर चतुर्भुज OPQS में OP इज इक्वल टू वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर SQ इज इक्वल टू वेक्टर A, तथा वेक्टर OS इज इक्वल टू वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर B। कोई समस्या नहीं है? नहीं। अब क्या करो, ये त्रिभुज ले लो, कौन सा, OPQ। त्रिभुज OPQ में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से क्या होगा बताइए। त्रिभुज में ये एक पहला त्रिभुज, नीचे वाला की बात कर रहा हूं अभी मैं, फिर ऊपर वाले पर चलते हैं। सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से बताइए क्या होगा। O से P, P से Q, तो डायरेक्ट क्या करोगे, O से कहां जाओगे, Q जाओगे, राइट है। तो OQ को क्या लिखा जाएगा, वेक्टर OQ। वेक्टर OQ को क्या लिखा जाएगा, O से P मतलब वेक्टर OP प्लस P से Q वेक्टर PQ। कोई समस्या है क्या, बोलो, नहीं है। O से P गए, P से Q गए, तो O से क्या करोगे, Q जाओगे, जाओगे कि नहीं। और सदिशों का योग का त्रिभुज नियम क्या बोलता है कि भाई अगर ये एक ही क्रम में है तो ये तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या करती है, दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को क्या करती है, व्यक्त करती है। तो ये हो गया परिणामी सदिश वेक्टर OQ। तो वेक्टर OQ इज इक्वल टू, OP का मान कितना है, OP कितना है, वेक्टर A, और PQ का मान कितना है, वेक्टर B। समीकरण नंबर 1, यानी ये आ गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B। क्लियर है, क्या हो गया, वेक्टर A प्लस, नमस्कार, किससे बात करूं, 5 मिनट है ना, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक होगा। अब आप क्या करिए, वेक्टर A प्लस वेक्टर B आ गया। अब देखो ये ऊपर वाला त्रिभुज, देखो ये ऊपर वाला OSQ, OSQ ये वाला त्रिभुज है ना। तो अब त्रिभुज OSQ, क्रम बदलना नहीं है, OSQ में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, नियम से। अब सदिशों के योग का त्रिभुज नियम से वही बताइए। O से S जाएंगे, S से Q जाएंगे, तो डायरेक्ट O से कहां जा सकते हो, Q जा सकते हो। सही है ना, बिल्कुल करेक्ट है। O से S जाएंगे, S से Q जाएंगे, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, O से Q जा सकते हो। इज इट क्लियर। मतलब वेक्टर OQ को, फिर से वेक्टर OQ को किसके इक्वल लिखेंगे, OS, वेक्टर OS प्लस वेक्टर SQ। है कि कोई समस्या, है कोई प्रॉब्लम, नहीं। O से S, S से Q, दैट इज O2 Q हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। सदिश योग के त्रिभुज नियम से दो सदिशों को एक ही क्रम में निरूपित किया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा परिणामी सदिश को क्या करती है, व्यक्त करती है। तो ये हो गई त्रिभुज की दो भुजाएं, तीसरी भुजा ये है। क्लियर। वेक्टर OQ इज इक्वल टू, अब बताइए OS का मान कितना है, OS वेक्टर B
प्लस एस क्यू कितना है, एस क्यू कितना है, वेक्टर ए। समीकरण नंबर क्या हो गया ये 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो जरा ध्यान से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या दिख रहा है बताइए, यानी ये इसका मान कितना आया, इसका मान कितना आया, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए आया है, आया ना। अब समीकरण नंबर 1 क्या है, वेक्टर ओ क्यू। समीकरण नंबर 2 भी क्या है, 2 भी क्या है, ओ क्यू ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गए, बराबर हुए कि नहीं हुए ना। और जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, बराबर। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। और ये हमने लाकर दिखा दिया कि जब लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर हो जाएंगे, और ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए। ये क्या है, यही तो है ना। तो क्या लिखेंगे, अतः सदिशों का योग किसका पालन करता है बताइए, किसका पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, पालन करता है। ठीक, यस और नो। तो समझ में आ गया, कोई समस्या, कुछ नहीं करना है, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। समांतर चतुर्भुज में ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी। एक बार नीचे वाले त्रिभुज में सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, एक बार ऊपर वाले त्रिभुज में सदिश के योग का त्रिभुज नियम, दोनों को आप बराबर कर देंगे, आपके पास में आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।